नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत, और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर आतंकी हमले से जुड़ी हुई है। मोदी से डरा परमाणु धमकी पर उतरा है पाकिस्तान। जो कुछ हुआ पहलगाम में, पहलगाम के बदले की मांग हो रही है और एक्शन भी शुरू हो गया है। ये जो 28 मौतें हुई हैं इनके खिलाफ आतंकियों पर। अगली तस्वीर देखिए जरा। आतंकी आसिफ शेख का घर उड़ा दिया गया है। जहां जहां आतंकी ठिकाने हैं, आतंकियों के पनाहगाह हैं, वो सब उड़ाए जा रहे हैं। ये आतंकी आसिफ शेख का घर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आतंकी आसिफ शेख पकड़ से बाहर है, उसके घर को उड़ा दिया गया है। और इस तरह घर को उड़ाने के बाद जोरदार धमाका हुआ और पूरा घर खाक हो गया। अगली सुबह की तस्वीर देखिए, आसिफ शेख के घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वही घर जहां धमाका हुआ था, पूरा घर तबाह हो गया है। जितने आतंकियों के ठिकाने हैं उन पर चुन चुन कर वार हो रहा है। एक भी आतंकी नहीं बचेगा कश्मीर के अंदर। जो भी बंदूक उठाएगा उसका हाल और हश्र यही होगा। न सिर्फ आसिफ शेख, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। हर शहर, हर जिले में सर्च ऑपरेशन हो रहा है। सुरक्षा बलों के जवान चप्पा चप्पा छान रहे हैं, एक एक कोना छान रहे हैं। हर वो घर जो संदिग्ध है, हर वो जगह जहां आतंकी हो सकता है या उसके हितैषी हो सकते हैं, वहां सेना लगातार एक्शन ले रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर से ये हथियार बरामद हुए इंडो-पाक बॉर्डर के पास, जिसमें ग्रेनेड है, जिसमें आप देखिए मैगजीन है, पिस्टल है और 4.5 किलो आरडीएक्स भी बरामद हुआ है। 4.5 किलो आरडीएक्स भारत पाकिस्तान सीमा से बरामद होना यानी आतंकी किसी और बड़ी साजिश की फिराक में थे। ये सारे हथियार इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से बरामद हुए। इसलिए भारतीय सेना ने एक्शन तेज कर दिया है। बाकायदा हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आर्मी चीफ खुद सैन्य प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी साहब पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह आर्मी चीफ की गाड़ी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सैन्य प्रमुख उस जगह पर गए हैं जहां यह आतंकी हमला हुआ है और सैन्य प्रमुख के पहुंचने के साथ ही ये सारे एक्शन शुरू हो गए। एक और घर में जिसमें सेना ने रेड की है, सुरक्षा बलों के जवान दाखिल हुए। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, अब बारी है उन आतंकियों की जिन्होंने बेगुनाहों की जान ली है। 28 लोगों की जान ली है। वो आतंकी कहां है? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये 3 आतंकी देख रहे हैं। इनमें से एक है आदिल। सेना ने आदिल के घर पर बुलडोजर चला दिया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं,
यह है आदिल ठोकर का घर, जिसके घर पर एक्शन हुआ है। आदिल फरार है, सुरक्षा बल ढूंढ रहे हैं उसे। वो पहलगाम हमले में शामिल था, उसके खिलाफ 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। ये उसके घर की स्थिति आप देख रहे हैं, उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। और इस बीच भारत पाकिस्तान के दरमियान भी तनाव बढ़ रहा है, टेंशन हाई है, दोनों बॉर्डर पर भी और देशों में भी। ये आप देख रहे हैं पहलगाम में भारत ने आज फाइटर उतार दिया है। भारतीय फाइटर पहलगाम के आसमान में दिखा है। भारतीय फाइटर बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं तो खबर आई पाकिस्तानी फाइटर भी बॉर्डर के पास देखा गया है। पाकिस्तान का लड़ाकू विमान आप देख रहे हैं, ये जो पेड़ के ऊपर आपको जाता नजर आ रहा है, ये पाकिस्तानी फाइटर है। सिर्फ फाइटर ही नहीं, ये कुछ और तस्वीरें वायरल हैं। बताया जा रहा है पाकिस्तान ने अपने टैंक्स मूव करने शुरू कर दिए बॉर्डर की तरफ। देख रहे हैं एक के बाद एक 14 टैंक पाकिस्तान के जाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो है कि पाकिस्तान अपने टैंक एलओसी बॉर्डर की तरफ रुख कर रहा है। पाकिस्तान डर और खौफ में कि भारत कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान ने इस तरह की तैयारी शुरू कर दी है। और न सिर्फ टैंक, पाकिस्तान को इस कदर डर सता रहा है कि पाकिस्तान अब परमाणु बम की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास भी परमाणु है। पाकिस्तानी संसद में परमाणु बम की गूंज उठ रही है। मोदी के ऐलान और भारत के एक्शन से पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हैं और अपना डर छिपाने के लिए पाकिस्तान ने दी है परमाणु बम की धमकी। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री संसद से विदेशी मीडिया तक में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि उनके पास परमाणु हथियार हैं। शाहबाज के मंत्री धमका रहे हैं कि भारत ने हमला किया तो वो परमाणु अटैक कर देंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाली कुव्वत बनाया है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला। ये वही पाकिस्तान है जिसके मंत्री कभी पाव पाव भर वाले बम की धमकी देते थे, जब दुनिया में मजाक उड़ा तो बगले झांकने लगे। याद रखें, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव पाव के भी एटॉमिक बम है। अब भारत ने दाना पानी बंद कर दिया है तो पाकिस्तान में कोहराम मचा है। आटे के बाद पानी पर विद्रोह न भड़क उठे तो पाकिस्तान ने नया शिगुफा छोड़ दिया है। परमाणु धमकी देकर वो अपना डर छिपा रहा है और भारत से बचने के लिए दुनिया में गुहार लगा रहा है। अब आइए आपको बताऊं पाकिस्तान क्या कह रहा है, क्यों परमाणु बम की धमकी दे रहा है। क्योंकि उसे भारत से खौफ है, खौफजदा है पाकिस्तान, डरा हुआ है। उसे पता है कि भारत के पास जो ताकत है वो उसके पास नहीं है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने विदेशी मीडिया को बयान दिया है, कहा भारत पाक में शुरू हुआ विवाद बड़े जंग का रूप ले सकता है। दोनों देशों के बीच संघर्ष को लेकर दुनिया को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने भी संसद से परमाणु धमकी दी है। इशाक डार ने कहा, अल्लाह ने हमें परमाणु ताकत बनाया है, अगर किसी ने हम पर हमले की कोशिश की तो हम कड़ा जवाब देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 172 परमाणु बम है, 172 न्यूक्लियर वेपन्स, जबकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 170 है, भारत से 2 कम। पाक को लगता यह है कि परमाणु बम के चलते भारत हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास छोटे छोटे कई परमाणु बम है। हाल के सालों में उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाए। ये रणनीतिक परमाणु बम
सामान्य परमाणु बमों से अलग होते हैं। ये बम किसी खास क्षेत्र को तबाह करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि बड़े क्षेत्र में तबाही ना फैले लेकिन छोटा इलाका बर्बाद हो जाए। पाक को पता है कि भारत से सीधी जंग में मुकाबला नहीं कर सकता है वो, लेकिन तुरंत नुकसान के लिए ये छोटे परमाणु बम उसने डिजाइन किए हैं। रणनीतिक परमाणु बम का टारगेट आमतौर पर सैन्य ठिकाने होते हैं। इन छोटे परमाणु बम का वजन 100 से 1000 किलो टन होता है। इसे खास मिसाइलों के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। पाक के पास 70 से 100 किलोमीटर क्षेत्र को तबाह करने वाले बम है। परमाणु बमों को लेकर भारत की नीति पहले इस्तेमाल ना करने की है, लेकिन पाक अगर कोई नापाक साजिश करता है तो भारत जवाब दे सकता है। यानी भारत फिर परमाणु धमाके पर पूरे पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकता है। सुनिए जरा पाकिस्तानी नेताओं की और मंत्रियों की परमाणु वाली की दड़भक्की। पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखें, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला। बेहतर है कि ये वो गलती ना करें। ऑलरेडी इंडिया इज अ बिग कॉज फॉर ऑल दीज इरिटेंट्स। पूरी दुनिया को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बहुत खतरनाक मोड़ पर है। अगर मसले को नहीं सुलझाया गया तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दुनिया बड़ी जंग भी देख सकती है क्योंकि दोनों मुल्क बड़े परमाणु ताकत हैं। पाकिस्तान के पास में टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का मतलब यानी कि कम इल्ड के बम, जिसे वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते थे 1-1 किलो के बम है, वो बम इस्तेमाल किए जा सकते हैं बैटलफील्ड में। मान लीजिए कि एक बटालियन एक्शन में है और उसके ऊपर वो बम डाला गया तो लिमिटेड एरिया में एक बटालियन को वो ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिसी ये है कि हम पहली दफ़े न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हिंदुस्तान के किसी हिस्से पर भी कोई न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया तो फिर 100 सुनार की और 1 लोहार की, यानी कि हिंदुस्तान ने स्ट्रेटेजिक बम का बदले में इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान की रावलपिंडी और इस्लामाबाद अपना निशान ढूंढते रह जाएंगे। तो पाकिस्तान को गुमान है कि उनके पास परमाणु बम है, लेकिन भारत के पास भी जो हथियार है पाकिस्तान उसके आगे कहीं नहीं बैठता है। देखिए जरा, भारत और पाकिस्तान दोनों की मिसाइल का हम कंपैरिजन करते हैं। दोनों की मिसाइल की अगर आप तुलना करेंगे तो पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है। अब देखिए एक एक करके भारत की वो सैन्य ताकत, वो मिसाइल ताकत। सबसे पहले ये मिसाइल देखिए, ये अग्नि 5 भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। इसकी रेंज है 5500 किलोमीटर। चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया इसकी रेंज में है। परमाणु हथियार ले जाने की ताकत रखती है। पाकिस्तान के पास ऐसी एक भी मिसाइल नहीं। पाकिस्तान के पास है शाहीन 3। पाकिस्तान की यह सबसे खतरनाक मिसाइल है। इसकी रेंज भारत की इस अग्नि 5 की रेंज है लगभग 5500 किलोमीटर। इसकी रेंज है शाहीन 3 की लगभग 2700 किलोमीटर। यह भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और पूरा भारत इसकी जद में आ सकता है। भारत के अग्नि 5 के आगे लेकिन यह कहीं नहीं टिकती है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 400 से लेकर 700 किलोमीटर की रेंज है इसकी। परमाणु हथियार ले जाने में ब्रह्मोस भी सक्षम है। 4939 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। बीच रास्ते में दिशा भी बदल सकती है। बहुत डिमांड है पूरी दुनिया में ब्रह्मोस की। यह है शाहीन 1, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और रेंज इसकी 750 से 1000 किलोमीटर है। 2013 के बाद कोई परीक्षण नहीं हुआ इसका। भारत की मिसाइल है K4, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। 3500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आता है। बीच रास्ते में यह भी दिशा बदल सकती है। इस टक्कर की कोई मिसाइल पाकिस्तान के पास नहीं है। शाहीन 2 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये रेंज इसकी 2500 किलोमीटर है। परमाणु हथियार ले जा सकती है। पृथ्वी 3 बैलिस्टिक मिसाइल है ये
और 750 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज है। परमाणु हथियार ले जाने की ताकत रखती है। हमले के 25 मीटर के दायरे में सब कुछ खत्म कर देती है। पाकिस्तान के पास है बाबर, मीडियम रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। अधिकतम रेंज 900 किलोमीटर है। परमाणु वॉरहेड ले जाने की ताकत रखती है ये। बराक 8 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बराक 16 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज है। 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। पाकिस्तान के पास है गौरी, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये और रेंज इसकी 1500 किलोमीटर। 2015 में आखिरी बार इसे टेस्ट किया गया था। तो पाकिस्तान के जो हथियार हैं लंबे वक्त से टेस्ट नहीं किए गए और शायद धूल फांक रहे हैं। ना उन्हें कोई खरीदने वाला है, ना उनकी डिमांड है और ना उनकी कोई तैयारी है। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी अपने आप में एक अपग्रेडेड वर्जन पर है, हम एक अव्वल दर्जे पर जो ब्रह्मोस जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक तरीके से दुनिया भर में फेमस है। चाहे अग्नि ले लीजिए, आकाश ले लीजिए, कोई भी मिसाइल ले लीजिए, बट अपने आप में ये दुनिया मानती है कि इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास के टॉप 3 में आती है। हो सकता है कोई टॉप 5 भी कह ले, बट वो टॉप में आती है, ये ज़रूर बात है। सो पाकिस्तान जो आज टेक्नोलॉजी की सो कॉल्ड टेस्ट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, वो अपने आप में एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना रद्दी वाली बात कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को फिर भी ऑब्जर्व करते, आर्मी में इंट्रोड्यूस करते बहुत टाइम लगता है। आज की तारीख में अनडाउटेडली इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स होल्डिंग, सभी जगह पर इंडिया इज फार सुपीरियर एज कंपेयर टू पाकिस्तान। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि ये हमारी इंसल्ट होगी कि हमें पाकिस्तान की मिसाइल्स के साथ कंपेयर किया जाए। तो आप सुन रहे थे कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं ये हमारी इंसल्ट होगी अगर हम पाकिस्तान की मिसाइल से अपने देश की मिसाइल की तुलना करें। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। हाइपरसोनिक मिसाइल के इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। स्क्रैम जेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। 1000 सेकेंड से ज्यादा समय तक ग्राउंड टेस्टिंग हुई। डीआरडीओ ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है भारत के लिए। कल भारत ने एक मिसाइल टेस्ट किया था अरब सागर में और यह दूसरा हाइपरसोनिक मिसाइल का इंजन की टेस्टिंग हुई है। अब देखिए भारत ने जो एक्शन लिया है ग्राउंड पर, एक तो सैन्य एक्शन, दूसरा ग्राउंड पर एक्शन हुआ कि सारे पाकिस्तानी भारत छोड़कर जाएं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में थे वो भारत छोड़कर जाने लगे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं बुलंदशहर की। बुलंदशहर में जो पाकिस्तानी रह रहे थे, क्योंकि 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के आदेश थे, वो भारत छोड़कर जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, भारत ने जो पानी रोका है उसका असर भी दिखाई देने लगा है। किश्तवाड़ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पानी के मूवमेंट से आपको अंदाजा होगा पानी रोक दिया गया है। अब पाकिस्तान प्यासा है और बुरी स्थिति में पाकिस्तान इस कदम के बाद, देखिए स्थिति मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। स्थिति यह है कि पाकिस्तान में जो भारतीय हाई कमीशन है उसके बाहर पाकिस्तानी विरोध कर रहे हैं। इस कदम का विरोध पाकिस्तानी कर रहे हैं भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तान में। पाकिस्तानी भीड़ आप देख रहे हैं जो भारतीय दूतावास के बाहर मौजूद है, नारेबाजी कर रही है। पाकिस्तान की फोर्स खड़े होकर हंस रही है। अगर आप देखिए, एक किनारे पाकिस्तानी पुलिस खड़ी है जो केवल हंस रही है किनारे खड़े होकर, और ये जो तमाशा हो रहा है उसे देख रही है। दूसरी तरफ देखिए, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने अपने टैंक्स का मूवमेंट शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत कुछ भी कर सकता है। अब देखिए पाकिस्तान को किस कदर हमले का डर है। हमले का डर है, इसीलिए ये मूवमेंट शुरू हुआ। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ
असीम मुनीर बैठक पर बैठक कर रहे हैं। मोदी के एक्शन के डर से पाकिस्तान में सेना को अलर्ट कर दिया गया। 22 मार्च को हमले के बाद से ही पाकिस्तान के एयर स्पेस में हलचल मच गई। कराची के एयरबेस से कई फाइटर प्लेन को रावलपिंडी, सियालकोट लाया गया। रावलपिंडी के पास पाकिस्तानी विमान लगातार गश्त कर रहे हैं। छोटी छोटी उड़ानों के जरिए वो भारत के जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असल में ये उनकी घबराहट है। उन्हें डर यह है कि भारतीय विमान पाक पर हमला न कर दें, इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर कम ऊंचाई पर अभ्यास कर रहे हैं। भारत की कार्रवाई के डर से LOC पर पाकिस्तान ने जवानों की तैनाती बढ़ा दी। पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर 2 अतिरिक्त डिवीजन तैनात कर दिए। साथ ही हमले के डर से वो बॉर्डर के पास भारी हथियार जमा कर रहा है। रावलपिंडी और दूसरे शहरों से कई टैंकर और बख्तरबंद वाहन LOC पर भेजे और अपने जवानों को बंकर के अंदर ही रहकर निगरानी का आदेश पाकिस्तान ने दिया है। लेकिन भारत ने भी इसकी तैयारी कर ली है। भारत की तैयारी है कि भारत अभी से ऑपरेशन आक्रमण चला रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह का ऑपरेशन भारतीय वायुसेना ऑपरेशन आक्रमण के जरिए चला रही है। इसे तैयारी का हिस्सा भी आप मान सकते हैं। तो एक तरफ बॉर्डर पर तैयारी तेज है, दूसरी तरफ देश के अंदर कश्मीर में सर्च ऑपरेशन तेज है। सेना अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलवामा में आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। कश्मीर में जिस जगह भी आतंकी मौजूद है उनकी तलाश हो रही है। इसके अलावा देखिए, लोगों के जो लोग संदिग्ध पाए जा रहे हैं, जहां भी शक हो रहा है वहां सेना के जवान पहुंच रहे हैं और एक एक चीज पर नजर है, एक एक चीज हटाकर चेक की जा रही है। चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो रूम्स हो, जो भी जगह है वहां सेना के जवान, सुरक्षा बलों के जवान जांच कर रहे हैं। क्योंकि इन जगहों पर हथियार भी छिपा कर रखे जा सकते हैं। अलमारियां भी खोलकर देखी जा रही हैं। ये सिर्फ पुलवामा में था, अब देखिए शोपिया में भी इस तरह का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये शोपिया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। शोपिया में सुरक्षा बलों के जवान खड़े हुए हैं, घरों की तलाशी ले रहे हैं, आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही। दूसरी तस्वीर देखिए, ड्रोन के जरिए भी आतंकियों की तलाश हो रही है। आज ड्रोन जो गश्त कर रहा था आसमान में, तो ड्रोन के जरिए आतंकियों को तलाशा जा रहा है कि वो कहां पहलगाम में छिपे। दूसरी तस्वीर देखिए, एक और तलाश हो रही है। ये तस्वीर हंदवाड़ा की दिखा रहा हूं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। न सिर्फ हंदवाड़ा, बांदीपुरा की तस्वीरें देखिए। बांदीपुरा में भी सेना ऑपरेशन चला रही है और ये पहली बार इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इस स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये सेना की तलाश है उन आतंकियों को ढूंढना जो आतंकी दरअसल अब तक मिले नहीं है, पकड़ से बाहर है। ये है वो 3 आतंकी, इनको ढूंढ रही है सेना। लेकिन सवाल ये कहां चले गए? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? देखिए, सवाल ये है कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमला किया वो पकड़ से दूर और बाहर क्यों है? आपको बताऊं मैं, 72 घंटे से ज्यादा से पहलगाम के हमलावर फरार हैं। हमले के बाद से आतंकियों का कोई सुराग नहीं है कि आखिर आतंकी कहां चले गए। पूरी प्लानिंग के साथ आतंकियों ने हमला किया।
जंगल की तरफ से आए आतंकियों ने पहले फायरिंग की और 10 से 15 मिनट में 26 लोगों को मार दिया। हमले में 5 आतंकियों के होने का अनुमान है और इनमें 3 लोकल और 2 पाक आतंकी हैं। आतंकी हमले के बाद वापस जंगल में गायब हो गए। अब तक किसी आतंकी का सुराग नहीं मिला है। बैसरन घाटी दरअसल 2 तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है, दोनों तरफ आपको पहाड़ी नजर आ रही है, इसके दोनों तरफ जंगल है। यह इलाका त्राल और किश्तवाड़ से कनेक्ट करता है। ये दोनों जिले आतंकवाद का गढ़ है। आतंकी त्राल के जंगलों से आए थे। पहले से पहलगाम से त्राल का सड़क का रास्ता 55 किलोमीटर का है अगर सड़क से आएंगे, लेकिन जंगल से जाएंगे तो यह 20 किलोमीटर हो जाता है। आतंकियों ने इसी का फायदा उठाया है। त्राल का जंगल पाक और लोकल आतंकियों का गढ़ है। यह जंगल बैसरन घाटी से सटा हुआ है और त्राल का जंगल आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित है। इसी रास्ते से आतंकियों के आने का अनुमान है। आतंकियों ने पूरे इलाके की रेकी की थी। बैसरन घाटी में सिक्योरिटी नहीं होती है, आसपास सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है। घाटी से करीब 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी से नीचे सीआरपीएफ का कैंप है। यहां से मौके पर पहुंचने में आधे घंटे का वक्त लगता है। बैसरन तक सिर्फ पैदल, घोड़े या एटीवी बाइक से जा सकते हैं। सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले आतंकी जंगल के रास्ते भाग गए। अब घाटी के जंगलों में आतंकियों की तलाश हो रही है और आतंकी कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कोई नहीं जानते। ये जो आप पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं आपको, यहां जो भागकर छिप गया उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। हमारे सहयोगी सुमित ग्राउंड जीरो पर हैं, पहलगाम में हैं। वो बता रहे हैं कि आतंकी कैसे भागे होंगे, कहां भागे होंगे और कैसे छिपे होंगे। उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। आखिर किस रास्ते का इस्तेमाल जो है वो लगातार आतंकियों की तरफ से संभावित तौर पर जो है वो किया गया है, क्योंकि ये पूरा जो है वो घना जंगल है और साथ ही बड़ी बात ये है कि इसमें कई ऐसे हाइडआउट्स हैं जिसमें आतंकियों ने घटना को अंजाम देने के बाद खुद को छिपाने की कोशिश की गई। दरअसल देवदार के ये ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको दिख रहे हैं जिनके पीछे खुद को छिपाकर किसी भी तरह से जो आतंकी हैं वो खुद को एस्केप करने में कामयाब रहे हैं। सिर्फ एक नहीं, एक से बढ़कर एक दरख्त आप यहां पर देख रहे हैं जो किसी भी सुरक्षा बल को आतंकी आसानी से चकमा देकर निकल सकते थे। और जिस दौरान इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद आतंकियों की तरफ से जो है वो खुद जो है फायरिंग वो करते हैं और उसके बाद तुरंत वहां से निकल जाते हैं। 20 किलोमीटर का मात्र ये रास्ता है जहां से बताया जाता है कि जंगल के रास्ते आतंकी पहुंचे और उसके बाद घटना को अंजाम देकर इस रास्ते से वापस लौटे। और जो फुटप्रिंट्स हैं वो लगातार तलाशे जा रहे हैं आतंकियों के कि आखिर किन फुटप्रिंट्स के सहारे वो जो है वो किस रास्ते से वो भागे। अब सवाल यह है कि जो आतंकी अब तक नहीं मिले, जो पहलगाम में शामिल थे, उनकी तलाश हो रही है। लेकिन उनमें से एक आतंकी आसिफ का घर देखिए आज उड़ा दिया गया है। यानी जो कश्मीर में आतंकी हैं और फरार हैं उन पर एक्शन हो रहा है, उनके ठिकानों पर हो रहा है। आसिफ शेख उसी में से एक बताया जाता है। आइए आपको बताऊं आसिफ शेख है कौन और इस पर आरोप क्या है। हमले में शामिल रहे आतंकी आसिफ शेख का घर बम से उड़ा दिया गया। त्राल में आसिफ शेख का घर है, बम धमाके में घर जमींदोज हो गया। आसिफ शेख लश्कर-ए-तैयबा का स्थानीय कमांडर है। तलाशी अभियान चलाते हुए सुरक्षा बलों को उस घर में कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली थी। आतंकी आसिफ शेख 2022 में लश्कर से जुड़ा था और पीओके में आसिफ ने ट्रेनिंग ली। कुछ समय पहले एक एनकाउंटर के दौरान आतंकियों के पास से एक डायरी मिली थी और डायरी में आसिफ की भी फोटो मिली थी। आसिफ शेख और आदिल ठोकर ने पहलगाम की कई बार रेकी की है। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में आतंकी आदिल ठोकर का घर है। कल शाम 8:30 बजे उसके घर सुरक्षा बलों की टीम पहुंची और घर में सिक्योरिटी फोर्स को आईडी मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके को खाली कराया गया। आदिल ठोकर का घर मलबे में तब्दील हो गया। आदिल ठोकर का स्केच भी सिक्योरिटी फोर्स ने जारी किया था। आदिल ठोकर पर 20 लाख का इनाम घोषित किया गया है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा आदिल ठोकर का परिवार क्या कुछ कह रहा है। फिर लगभग 12, 12:30, 1 बजे के करीब लगभग ये धमाका हुआ यहाँ से। तो हम भी डर गए, ये क्या हो गया। फिर जब हम इधर नजर देने आ गए थे तो हमने देखा कि आदिल ठोकर का जो ये मकान है उसको जमीन बोस कर दिया। बस कब से आपने नहीं देखा आदिल ठोकर? कब आया था आखिरी बार यहाँ पर? जी 2018 में वो एग्जाम देने के लिए गया था यहाँ से।
तो उसे लेके आज तक पता नहीं है कि वो है कहाँ पे। सरकार जाने, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है, वो हमारे भाई को पकड़े, कहाँ से वो पकड़ेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम घर वाले बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, हम इनोसेंट है। हमारे घर में जो भी ये पूरी बिल्डिंग है, ये 4 मतलब चाचा, मेरे 3 चाचाओं के हैं, 2 कमरे सिर्फ हमारे हैं इसमें। तो इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारा सब कुछ। उनको थाने में बांध रखा, लेकिन हमें क्या किया, उन चारों को बांध रखा। घर में कोई नहीं था, यहाँ पे पता नहीं फिर क्या किया इन्होंने, आप खुद देख सकते हैं। इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है यहाँ पे। अब आपको बताऊं, आतंकियों पर भारत में एक्शन हो रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी थर थर कांप रहे हैं। जैसे ही भारत में एक्शन शुरू हुआ, तो पाकिस्तान में टेरर कैंप है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में, वो टेरर कैंप्स खाली हो गए। आतंकी कैंप छोड़ कर भाग गए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हाफिज सईद और मसूद अजहर भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। आखिर ये आतंकी कहां चले गए? इन्हें किस बात का डर सता रहा है? इन्हें पता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। इन आतंकियों को हटाने में, कैंप्स खाली कराने में पाकिस्तानी सेना भी मदद कर रही है। मोदी के जवाब से पीओके और आतंकी अड्डों में खलबली मची है। खबर यह है कि पीओके के टेरर लॉन्च पैड खाली करा लिए गए। हमले के डर से आतंकी मसूद अजहर भी अंडरग्राउंड है। मसूद अजहर के लिए पाक सेना और आईएसआई ने खास पहरा लगाया है। जैश के आतंकी बहावलपुर हेडक्वार्टर छोड़कर भाग गए और जैश के बड़े आतंकी कमांडरों को सेफ हाउस में रख दिया गया है। आतंकियों को सेफ जगह पहुंचाने का जिम्मा पाक एयरफोर्स ने लिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट आतंकियों को शिफ्ट करने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत आतंकियों पर सीधे हमला कर सकता है और तब भारत को रोकना या आतंकियों को बचाना नामुमकिन होगा। इसलिए उन्हें भारत के बॉर्डर से काफी दूर ले जाने की कोशिश हो रही है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ को आतंकी हाफिज सईद के करीबी ने खड़ा किया, इसलिए हाफिज और उसके करीबियों को भी डर सता रहा है। खबर यह है कि आईएसआई ने हाफिज सईद को सैन्य छावनी में छिपा दिया है। दावा है कि एबटाबाद में आईएसआई के सेफ हाउस में दुबका हुआ है हाफिज। वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा है और ना किसी से मिलता है। पहले मुरीदके में 27 अप्रैल को हाफिज का एक कार्यक्रम होना था, लेकिन सेना और आईएसआई के कहने पर उसे रद्द कर दिया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य। ख्वाजा आसिफ जो बोल रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर, वो वही बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान जितना मर्जी दुनिया को धोखा दे, मतलब इसका मतलब है टेररिज्म, ये जम्मू कश्मीर में और इंडिया में टेररिज्म इंडस्ट्री इनकी देन है और ये इस बात को कबूल करते हैं। ये टेररिज्म को जस्टिफाई करने के लिए फ्रीडम स्ट्रगल दिखती है। फिर बलोचिस्तान वालों को क्यों टेररिज्म बोल रहे हो, टीटीपी वालों को क्यों टेररिज्म बोल रहे हो, वो भी फिर फ्रीडम स्ट्रगल ही है। घटिया मानसिकता है। इसी तरह की फ्रीडम स्ट्रगल का नाम लेकर ये टेररिज्म ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में फैलाते हैं और इनको पूरी दुनिया को मिलके इनकी जो गर्दन है उसको दबोचना चाहिए। हाफिज सईद अंडरग्राउंड है, बेवजह नहीं है, क्योंकि इस आतंकी हमले में हाफिज और हमास कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हमास का क्या रोल है? हाफिज का टीआरएफ और हमास ने मिलकर क्या इस हमले को अंजाम दिया है? तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल, दावा किया गया ये जो तस्वीरें ये पाकिस्तान की हैं और इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि हमास के प्रतिनिधि भी एक बैठक में शामिल हुए थे। और एक मंच की तस्वीर आई, ये बताया जा रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पीओके में मंच लगा था जिसमें आतंकी भी थे और इस मंच पर हमास के आतंकी भी मौजूद हैं। यह दावा एक तो इन तस्वीरों से किया जा रहा है कि इसमें हमास का हाथ है, हमास के आतंकियों की ट्रेनिंग शामिल है। दूसरा, हमास का आतंकी हमले का स्टाइल,
आपको याद है कि हमास ने किस तरह से इजराइल में अटैक किया था, इस तरह उड़कर पहुंचे थे और उसके बाद वहां लोगों पर हमला किया था, लोगों पर अटैक किया था हमास ने। यह गुरिल्ला युद्ध जैसा भी है, गुरिल्ला वॉर जैसा भी है, उड़कर जाइए और उसके बाद हमला करके भाग जाइए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इजराइल में लोग पार्टी कर रहे थे और उस पार्टी करने के दौरान देख रहे हैं आप, वहां फायरिंग की गई थी। लोग पिकनिक मनाने पहुंचे थे, पार्टी करने पहुंचे थे और झुंड ने देखिए फायरिंग कर दी थी लोगों पर। ठीक उसी तरह पहलगाम में हुआ। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पहलगाम में लोग मौजूद थे, आतंकी पहुंचे और नाम पूछ कर फायरिंग कर दी, लोगों को मार दिया है। यह पहलगाम की तस्वीर है। तो पहलगाम हमले का इसीलिए हमास कनेक्शन भी सामने आ रहा है। क्या ऐसा है? देखिए जरा, दोनों के तरीके देखिए। सबसे पहले पहलगाम हमले में लश्कर के साथ हमास का रोल भी। हमास ने पाकिस्तानी आतंकियों को ट्रेनिंग दी, ऐसा दावा है। पीओके में हमास और लश्कर की बैठक हुई थी। 5 फरवरी को आतंकी गुटों की बैठक हुई। इजराइल का हमास पाक आतंकियों के संपर्क का दावा है। पहलगाम आतंकी हमले में हमास का पैटर्न दिखा था। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई, धर्म पूछकर हत्या की गई, घुटनों के बल बिठाया गया, माथे गर्दन में गोली मारी गई। इजराइल में हमास ने इसी तरह हमला किया था। टूरिस्ट स्पॉट पर आतंकी आए और गोलीबारी की, हिंदू पर्यटकों को चुन चुनकर मारा, पर्यटकों से उनकी पहचान पूछी गई, कलमा पढ़ने को उनसे बोला गया। आतंकियों के शरीर पर उस वक्त कैमरे लगे हुए थे जिससे हत्याओं का वीडियो इनके आका देख सके, उसे बनाया जा सके। हमले के बाद आतंकी जंगलों में भागकर छिप गए। आपको याद होगा हमास ने क्या किया था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में नरसंहार हुआ। म्यूजिकल फेस्टिवल में आए लोगों की जान ले ली गई। यहूदी नागरिकों को चुन चुनकर मारा गया, पहचान पूछ कर हत्या की गई। आतंकियों के शरीर पर कैमरे लगे थे। आतंकियों ने हमले के वीडियो बनाए। हमले के बाद आतंकी गाजा में जाकर छिप गए। दोनों की बैठक से सच सामने आया। पीओके में इस बैठक में 100 आतंकी शामिल हुए। इसमें ज्यादातर आतंकी विदेशी थे। हमास से खालिद कदूमी, नाजी जहीर भी मौजूद थे। मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ सम्मेलन में मौजूद था। पहलगाम हमले को लेकर खुफिया अलर्ट पहले से था, लेकिन तारीख और जगह साफ नहीं थी। इजराइल ने हमास के हमले से पुलवामा की तुलना की थी। ये सारी कड़ियां जो हैं ये इशारा कर रही हैं कि इसमें हमास का रोल है क्या। सुनिए। Well, it's completely up to the Indian government. I'm sure that they know. हमारे पास हमेशा नकलची होते हैं। अपराधी हमेशा हमें डराने के लिए नए तरीके खोजने की कोशिश करते हैं। हम और अधिक मजबूत होंगे, इस घटना से लड़ने में और अधिक निवेश करेंगे। भारत और इजराइल खतरों से निपटने के लिए व्यापक आधार पर सहयोग की कोशिश करेंगे। इजराइल को आप सुन रहे थे, जो ये खुद कह रहा है कि ये हमास का रोल भी इसमें हो सकता है। दूसरी तरफ देखिए, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने यह जो हमला हुआ है उसकी निंदा की है। उनकी चिट्ठी है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यूके में आज नारेबाजी हुई, यूके में आज निंदा हुई और प्रदर्शन हुआ है इस हमले के खिलाफ। दूसरी तरफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी आज हमले की निंदा की गई और आवाज उठी कि पाकिस्तान में घुसकर मारो। Terrorist attack on innocent tourists in Jammu and Kashmir. The families of the victims are very much in my prayers, and I sincerely hope that the perpetrators will be swiftly brought to justice. Does my right honourable friend, the Leader of the House, wish to take this opportunity on behalf of our Parliament to convey our heartfelt condolences to the Indian people and अब मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया सब हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। आतंकवाद पर अमेरिका ने फिर भारत का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है, आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं, आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की है, आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली भारत के साथ है। इमैनुअल मैक्रो ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है।
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस भारत के साथ है और आतंक के खिलाफ हर तरह की लड़ाई जारी रखेंगे। ब्रिटिश संसद में हमले की निंदा की गई है। ब्रिटिश संसद में गूंजा पहलगाम आतंकी हमला। सिख सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने कहा है, निर्दोष पर्यटकों पर आतंकी हमले से बेहद दुखी हूं। उम्मीद है कि दोषियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ब्रिटिश सांसद बॉल ब्लैकमैन ने भारत का समर्थन किया है, कहा आतंकियों को घुसकर मारो, हम समर्थन करेंगे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। सुनिए जरा, विदेश से भी भारत के लिए आवाज उठ रही है, क्या कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव नहीं बढ़ना चाहिए ताकि इलाके में स्थिति और खराब ना हो। पहलगाम में हिंदू लोगों को मार दिया गया। लश्कर तैयबा ने हमला किया, जो कि एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन है जो जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। हमले के बाद भारत ने कड़े फैसले लिए हैं। सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया है। तो एक तरफ दुनिया भारत के साथ है और भारत में भी इसका विरोध हो रहा है। हर रोज अलग अलग शहरों में विरोध हो रहा है। आज शुक्रवार था तो असदुद्दीन ओवैसी भी इस विरोध में शामिल हुए। हमले के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी ने कल ऐलान किया था कि जो भी जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाए वो हाथों में काली पट्टी बांधे। तो असदुद्दीन ओवैसी खुद काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे और जो लोग वहां आए उन्हें भी असदुद्दीन ओवैसी ने काली पट्टी दी। उसके बाद अल्लाह ताला ने वक्त के नबी के अंदर भी जिन सिफात को बयान फरमाया, सबसे ज्यादा अहमियत जिसको दी वो इल्म को दी गई, इल्म को दी है। उसके बाद अल्लाह। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि लोग अब चाह रहे हैं कि अब जरूरत है जवाब देने की। इसी तरह का प्रदर्शन दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर देखिए। भोपाल में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने पाकिस्तान का पुतला जलाया है। दूसरी तस्वीर देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद की तस्वीर है। जो लोग पहुंचे थे शुक्रवार को नमाज के लिए वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। तमाम हमारे उन कश्मीर के भाइयों को भी सलाम कि कोई कारोबार नहीं होगा। उन 26 के 26 परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपके साथ हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क के भाईचारे के लिए आपके साथ खड़ा है, आखिरी सांस तक खड़ा है। जब जब लड़ाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हो या किसी से भी हो जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान का खून बहेगा और अपने मुल्क में दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। कलबुर्गी की तस्वीर देखिए। कलबुर्गी में लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जमीन पर चिपका दिया है जिससे आने जाने वाले लोग इससे गुजर सके। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के लोगों में गुस्सा है, रोष है और इस वक्त तस्वीरें हम आपको लाल किला से दिखा रहे हैं जहाँ पे लोग देखिए एक तो इस तरह से पोस्टर लेकर के पहुंचे हैं। व्यापारी संघ ने चूंकि आज जो है बंद का आह्वान किया था, बंद का आह्वान किया है, सारी दुकानें बंद है। क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे अटैक को? ये जो काम हुआ है ना बहुत गलत हुआ है और इसको हम बिल्कुल सहेंगे नहीं। हम इसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम इनको छोड़ा नहीं जाएंगे, घुस के मारेंगे, इनके घरों में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान को नमूने निशान मिटा देना चाहिए बिल्कुल ही। इस बार जो कश्मीर में ये हाल हुआ है, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कश्मीर के लोग, मैं खुद अभी कश्मीर होके आया हूँ 10 दिन पहले। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, मगर जो कश्मीर वालों के साथ जो पुलवामा में ये अटैक हुआ है ना, पहलगाम में, ये बहुत गलत हुआ है। इसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। हम मोदी जी के साथ हैं।
मोदी जी को इसका एक्शन जरूर से जरूर लेना चाहिए और उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। सारे मुसलमानों को का खून खोलना है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दें, हम हमारे हाथ खोल दिए जाएं, गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान को जवाब देना है हमको। किसी किस्म की देरी ना करें, देरी ना करते हुए बिल्कुल अगर आतंकवाद को खत्म करना है, क्योंकि अफसोस की बात यह है कि भारत इस वक्त विश्वगुरु बना हुआ है, भारत की हर जगह पूछ हो रही है, भारत को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो मुल्क के अंदर घुस के इस तरीके की हरकतें करवा रहा है पाकिस्तान। लोगों का गुस्सा सड़क पर नजर आ रहा है। गुस्सा अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उस गुस्से का शिकार बहुत से बेगुनाह कश्मीरी भी हो रहे हैं। एक तस्वीर चंडीगढ़ से आई है। चंडीगढ़ में रहने वाले कुछ कश्मीरी हैं जिन्हें टारगेट किया गया, जिनके साथ मारपीट की गई है। ये चंडीगढ़ की तस्वीर है। एक तस्वीर और आई है जम्मू की। जम्मू में भी इस तरह की खबर आई है। यही नहीं करना है, यही चाह रहा है पाकिस्तान, यही हो जिससे कश्मीर और भारत के बीच एक दीवार खड़ी हो, और जो लोग ये कर रहे हैं वो पाकिस्तान का काम आसान कर रहे हैं। आइए आपको बताऊं, ये खबर चंडीगढ़ से, मोहाली से और जम्मू से आई है। चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों पर हमला हुआ। बताया ये जा रहा है कि हॉस्टल में रात के समय कुछ लोग और अन्य छात्र कश्मीरी छात्रों के हॉस्टल में घुस गए। हॉस्टल के अंदर कश्मीरी छात्रों पर हमला किया। छात्रों पर तेज हथियार से हमला किया गया। कुछ छात्रों को चोट आई है, कुछ छात्रों के कपड़े फट गए हैं। यूनिवर्सिटी में करीब 100 कश्मीरी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पंजाब के मोहाली में कुछ स्थानीय छात्रों पर और कश्मीरी छात्रों के बीच झड़प की खबर है। बताया जा रहा है कुछ स्थानीय लोगों ने कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की। कश्मीरी छात्रा ने लोगों पर परेशान करने का खुद को आतंकी कहने का भी आरोप लगाया। छात्रा की शिकायत के बाद पंजाब के छात्र नेताओं ने मुलाकात कर उसे सुरक्षा का भरोसा दिया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ये छात्र क्या कह रहे हैं। सर कल जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ से निकल के पहले वहाँ पे भी हो गया था, हमारे पे लोकल्स ने हमला किया था, मार रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। तो यूनिवर्सिटी से हम कैसे भी जान बचा के आ गए। तो कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियाँ देने लगे, दरवाजा खोलो, तुम लोग टेररिस्ट हो वगैरह। तो मेरी दोस्त भी थी वहाँ पे, हम लोग डर गए। हमने उनको इतना बोला कि हम लोगों ने क्या किया, जिन्होंने किया उनसे जाके पूछो। ये बात हमने की। उन्होंने मेरी फ्रेंड के बाल पकड़े, उसका हाथ मरोड़ा और गालियां देने लग गए। फिर हम भागे, इवन कि हमारी चप्पलें भी वहीं पे रह गई। हम लोग वहां से निकल के आ गए। उसके बाद से हम लोग अभी तक बैठे थे, तो अभी इन्होंने कांटेक्ट करा तो अब हम बाहर निकले हैं। कल से अभी तक हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे इस डर से कि वो लोग फिर से ना आए। और आज राहुल गांधी खुद पहुंचे थे। तस्वीर में आपको दिखाऊं, राहुल गांधी आज पहुंचे थे उन घायलों से मिलने के लिए जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत से उनमें से अनंतनाग के अस्पताल में भर्ती हैं। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, तब घायलों पीड़ितों से मिले हैं और उनका हाल जाना है। उसके बाद अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी कश्मीरियों पर जो हमले हो रहे हैं उस पर, और क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। होम मिनिस्टर साहब से बात की इसी मीटिंग के दौरान। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, जम्मू कश्मीर के बाहर जो कश्मीरी हमारे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, ट्रेडर्स हों या और कोई हों, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो कदम और इक़दाम उठाए जाएंगे। It's sad to see that some people, यह देखकर हमें दुख हो रहा है कि कुछ लोग देश में कश्मीर के लोगों पर हमला कर रहे हैं। हमें एक साथ खड़ा होना है और आतंकवाद को हराना है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताता हूं, यह तस्वीर तो आपने देख ली जो कश्मीरियों पर हमले हो रहे थे उस पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। दूसरी तरफ एक्शन शुरू हो गया है उन लोगों पर जो पाकिस्तान से भारत में मौजूद थे। एक तस्वीर मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाई। ये जो परिवार है ये बुलंदशहर का रहने वाला है। ये इनको जाना पड़ रहा है क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच जो हालात बने उसके बाद
अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अलीगढ़ से आई है। अलीगढ़ में कुछ लोग जो पाकिस्तान से आए थे उन्हें भी वापस जाना पड़ रहा है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले सवाल ये, आज बड़ी बैठक हुई। बड़ी बैठक अमित शाह ने ली और राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ली है। इन मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का मकसद ये था कि जो लोग भी पाकिस्तान के हैं, आपके राज्यों में हैं, उन लोगों को वापस भेजा जाए, क्योंकि 48 घंटे की मियाद थी और वो मियाद आज पूरी हो गई है। सीसीएस की बैठक परसों हुई थी रात को। यह है बागा अटारी हमले, आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ा एक्शन लिया है और 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के सीएम से बात की, अपने राज्यों में पाकिस्तानियों की पहचान करने को कहा है। यह सुनिश्चित करें कि उन्हें 48 घंटे के अंदर पाक भेजा जाए। देश के अलग अलग शहरों से पाकिस्तानी वापस लौट रहे हैं। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द है। सभी राज्यों के पास एक नागरिकों की लिस्ट है और महाराष्ट्र में सभी थानों को इसको लेकर सूचित किया गया है। पुणे में रह रहे 111 पाक नागरिकों को देश छोड़ने को कहा गया है। यूपी में करीब 1500 पाकिस्तानी रह रहे हैं। सीएम योगी ने डीजीपी के साथ इसको लेकर बैठक की। सहारनपुर से 12 पाक नागरिकों को भेज दिया गया है। सहारनपुर में विजिटर वीजा पर 18 पाकिस्तानी नागरिक आए थे। 12 नागरिकों को अटारी बॉर्डर से वापस भेज दिया गया। यूपी के अलीगढ़ में 57 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। 15 लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है। बरेली से एक और बुलंदशहर से 5 पाकिस्तानियों को भेजा गया है। सुनिए उन लोगों को जो भारत में रह रहे थे पाकिस्तानी और अब वापस जा रहे हैं। बस जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। जी, आपका नाम? मिसेस इमरान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग जोधपुर राजस्थान के। आज पाकिस्तान जा रहे हैं? जी, मैं वहाँ पे मैरिड हुई हूँ, मेरी शादी हुई है वहाँ पे। ये मेरे दोनों बच्चियाँ हैं, मेरे शौहर वहाँ के हैं और हमें वहीं जाना है। अब रहते तो हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम, जैसे ही हमें पता चला है, हमारे 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे हमें पता चला हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। बस यही कहना है कि बस सबको, सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे बस। ये मेरी बहन है कि ये पाकिस्तान में। तो जो है हालात हुए थे, जो अटैक हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? गलत है, गलत हुआ कि भाई जिसने भी किया सब गलत हुआ, हो रहा है क्या भाई, हम तो इसमें नहीं सहमत हैं। वो तो 15 दिन हुए थे, घर गई, 40 दिन का वीजा था, तुरंत हम अब गाड़ी करी, तुरंत वापसी मारा। ये दुनिया भर के खर्चे भाई, फजूल के खर्चे हो गए कि नहीं हो गए। और आइए अब बात आज के सूत्र की। युद्ध सिर्फ हथियार और शक्ति के दम पर नहीं जीते जाते हैं, बुद्धि बल और कूटनीति का सही इस्तेमाल ही विजय दिलाती है। कामयाबी का यह सूत्र दिया था भारत के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक आचार्य चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य का सूत्र है आत्मतुल्य बलम शत्रु विनयेन बलेनवा, मतलब हमेशा अपनी रणनीति शत्रु के बल और उसके स्वभाव के अनुसार बनानी और बदलनी चाहिए। दुश्मन को मात देने से पहले उससे जुड़ी अहम जानकारी हासिल करनी चाहिए, लेकिन जंग की अपनी तैयारी और रणनीति हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। दुश्मन को जहां से सामाजिक, मानसिक और शारीरिक ताकत मिल रही है, सबसे पहले उसे खत्म करना चाहिए, फिर उसी और सही समय का इंतजार कर दुश्मन पर हमला करना चाहिए। करीब 2300 साल पहले आचार्य चाणक्य ने खुद भी ऐसा किया। तब मगध में नंद वंश के राजा घनानंद का शासन था। अत्याचार और भ्रष्टाचार में लिप्त घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, जिसका बदला लेने के लिए आचार्य चाणक्य ने रणनीति बनाई और इंतजार किया। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध और कूटनीति की शिक्षा देकर तैयार किया। भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक खास सेना भी तैयार की। चंद्रगुप्त मौर्य और खास सेना ने मिलकर हमला किया और घनानंद का साम्राज्य उखाड़ फेंका। बाद में आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया और दुनिया को कई नीतियां सिखाई। आचार्य चाणक्य की नीति का एक अहम सूत्र है, जंग जीतने के लिए पहले मजबूत तैयारी करनी चाहिए, लेकिन हमले में जल्दबाजी नहीं, धैर्य और संयम रखना चाहिए। और यह जो सूत्र है, यह जंग के मैदान में और जिंदगी की जंग में भी इस्तेमाल होने वाला है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।
पावर्ड बाय एक हिंट तो देते